सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्ते। और उम्मीद करता हूं कि परिवार सहित कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी रूपी तलवार को एक पैनी धार लगा रहे होंगे। और कुछ साथियों के मन में कुछ एक सवाल उठते होंगे कि सर अभी स्टेट के बारे में कोई निश्चित दिन या फिर तारीख निर्धारित नहीं हुआ है। तो साथियों आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन ये हरियाणा बोर्ड जो है ये कभी भी एक सप्ताह पहले भी ये कह सकता है कि एडमिट कार्ड आज शाम डाले जाएंगे और उस दिन को जो है पेपर है। तो अपनी जो तैयारी का की जो रिदम है वो मत तोड़ें। पेपर कभी भी हो अपनी तैयारी जारी रखें, मैं तो यही कहूँगा। तो आइए, आज ये 2011 का स्टेट का पेपर हुआ था। कैसा होता था उस समय? हिंदी जो है वो 30 नंबर की आती थी। उस समय हरियाणा जीके और रीजनिंग और मैथ ये नहीं आते थे। लैंग्वेज 30-30 नंबर की आती थी। तो ये पीआरटी का पेपर है मेरे पास, तो हिंदी के ही प्रश्न करेंगे इसमें। और इस स्टेट को ही समझ कर जो है ये मत करें, क्योंकि जो भी लैंग्वेज हो या कोई भी जीके का प्रश्न हो वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वो कौन सी भी परीक्षा में फंस सकते हैं। तो आइए एक एक का विश्लेषण के साथ हम हल करेंगे इसको। तो देखो, पहला प्रश्न उठाया गया है यहाँ से कि समश्रुति विनार्थक शब्द से पथ और पथ्य युग्म का अर्थ क्या है। तो देखो, इसने ऑप्शन दिए हैं रास्ता, रोगी का भोजन। दूसरा विकल्प है रोगी का भोजन रास्ता, मत भोजन। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो कोई नहीं ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब आता है तीसरा ऑप्शन मत भोजन। ये भी गलत है, मत का कोई मतलब नहीं होता, विचार होता है मत। रोगी का भोजन और रास्ता ये दे दिए इसने उल्टे। रोगी का भोजन होता है पथ्य, ठीक है ना, और रास्ता होता है पथ। ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 बचता है। पथ होता है रास्ता, रास्ता होता है पथ, और पथ्य होता है रोगी का भोजन। और पथ्य का मतलब कल्याणकारी भी होता है। वो वाक्य पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का वो जो पथ्य शब्द है वो कहाँ है। तो रोगी का भोजन और कल्याणकारी दोनों चीज़ होते हैं ये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर हो जाएगा 31 का। आगे देखो, गाय का संधि विच्छेद कीजिए। देखो, गा प्लस यक गलत है, गाय और इक गलत है, गई और इक, और चौथा है गय और आयक, ये भी गलत है। तो गायक का संधि विच्छेद गई और अक बनेगा। और कौन सी संधि की श्रेणी में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका अयादी संधि की श्रेणी में, जो कि स्वर संधि का एक उपभेद है, ठीक है ना। गई प्लस अक हो जाएगा इसका, जैसे इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। संधि का जो है ना टॉपिक मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से करवा रखा है। एक एक चीज़ का विश्लेषण कर रखा है, ट्रिक के माध्यम से बता रखा है। जिस साथी ने नहीं वो देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो है ना संधि और यण संधि और अयादी संधि की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बना रखी है। तो देखें वो जाके, अभी करवाई है लगभग 10 दिन पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रत्येक योग से बना कौन सा शब्द है? प्रत्येक योग से बना हुआ सुगंध, तो सुगंध में तो सु प्रत्यय हो जाएगा, और जो गंध है वो मूल शब्द है नहीं। अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, और मान जो है प्रत्यय नहीं है, मान मूल शब्द है। मालिन, मालिन, मालिन में इन प्रत्यय है, इन, और मूल शब्द है माली। यही आगे देखते हैं चौथा अनुकूल, अनुकूल में अनुपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ही जो है उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय से बना ये मालिन, ठीक है। आगे देखो, अपने साथियों को शेयर जरूर किया करो भाई, लाइक करो या ना करो, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बस अपने साथियों को शेयर कर दिया करो। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन था,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो देखो, अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सीधा ठोकेगा व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, कि भाई नेपोलियन तो कोई विशेष नाम है, स्पेसिफिक नाम है, नाम तो है, लेकिन समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस लाइन को पढ़िए, भारत का नेपोलियन। तो नेपोलियन तो अपने देश का था, भारत में तो जो है ना मतलब समुद्रगुप्त को संज्ञा दी गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बन जाती, तो ये हाँ बताऊँ एक बार, तो ये है जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। ठीक है ना, कि जब कोई भी व्यक्ति अपने गुण दोष के कारण इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसी प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को जो है वही नाम दिया जाए जिसके कारण वो प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो तब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। तो यह नेपोलियन जो है व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए? आगे चलो। और समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त अपने आप में व्यक्तिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, लेकिन नेपोलियन जो है नेपोलियन यहाँ पे वाक्य के अनुसार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, शायद गद्यांश से आ गया, हाँ नहीं, हाँ गद्यांश से आएंगे। एक और है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा है अशुद्ध शब्द? क्षत्रिय, धोखा, श्रेष्ठ और आविष्कार। ये मिल गया यहाँ पे, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, आविष्कार, क्षत्रिय सही है, धोखा भी ऐसे ही होगा और श्रेष्ठ भी ऐसे ही होता है। ये आविष्कार है, ये होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार होता है, ये आविष्कार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही गलत है। अब देखो, गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे, पढ़ेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। बुद्धिजीवी वह है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। यहाँ भी मैं व्याकरण की बातें बताऊंगा आपको। अन्वेषण कौन सा है, कौन सी संधि है? अनु उपसर्ग है इसमें और एषण इसमें मूल शब्द है, एषण। ठीक है ना, और संधि कौन सी बन जाएगी? संधि बन जाएगी यण। अन्वेषण कई बार आ चुका है भाई, इग्नोर मत करना इस शब्द को, अन्वेषण को। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। द्वैधात्मक का मतलब होता है कि दो विचारों के बीच जो है मतलब एक द्वंद्व होना, वो होता है द्वैधात्मक। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ा स्पष्ट भी होती है। सार्वभौमिक, सब जगह, सर्व, भूमि और इक, यहाँ पे क्या बना? सर्व प्लस भूमि और इक प्रत्यय। भूमि इसमें मूल शब्द है, सर्व क्या है? उपसर्ग है, और इक हो जाएगा इसमें प्रत्यय। इससे बना सार्वभौमिक, जो हर जगह मौजूद हो पूरी पृथ्वी पर। अवधारणाओं की तरह, अवधारणा क्या होती है? कंसेप्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम। वह थोड़ा स्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेताओं से, तत्ववेता का मतलब तत्वों के जानकार, थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार में इसलिए वह सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। परम का मतलब सबसे बड़ा, कई बार अच्छा भी होता है इसका मीनिंग, और शाश्वत का मतलब होता है सदा बना रहने वाला। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं उन्हें परिभाषित करें, किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। आलोक पर्यायवाची है प्रकाश का, और इसका हो जाएगा विपरीतार्थक तम। तम मतलब होता है अंधकार। सही और गलत, हाँ ये हो गया। वह जो उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। यथावत का मतलब एज इट इज, ऐसे जैसे का तैसा। पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है। वस्तुपरक का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर जो है मतलब बात करना, उसकी प्राथमिक शर्त है। किंतु यह भी काफ़ी नहीं। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग हैं तो इसलिए कि वह जो उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है। और रह गया भाई थोड़ा सा ये शायद। और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही
उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। नैतिक में नीति और इक प्रत्यय से बना है ये। बौद्धिक बुद्धि प्लस इक प्रत्यय से बना है और बुद्धि के माध्यम से यह वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व है जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवी को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है। मनीषी का मतलब बुद्धिजीवी, ठीक है ना, बुद्धिमान। एक ऐसा व्यक्ति ही मनीषी की मर्यादा को प्राप्त करता है जिसका विचार तंत्र मनुष्य का समूचा अस्तित्व हो, और यह तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में प्रलिक्षित करके, प्रज्ञा ये है बुद्धि का पर्यायवाची, प्रज्ञा, मति, ठीक है ना, ये सभी बुद्धि के पर्यायवाची हैं। योग्य हो प्रज्ञा वह समझदारी है जहाँ मनुष्य अपने आत्म में रहकर भी समूची सृष्टि से, जिसमें चराचर सब शामिल हैं, चराचर, चर और अचर द्वंद्व समास हो जाएगा ये, और चराचर में संधि है दीर्घ संधि, एकात्मक स्थापित कर देता है। अब ये तो है इसका गद्यांश। अब यहाँ से पूछे गए प्रश्न देखो भाई क्या है ये। तो सत्य की अवधारणा होती है, क्या अवधारणा होती है? सार्वभौमिक और स्पष्ट, मूर्त और अस्पष्ट, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका, ये आया इसमें, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। अगला देखो क्या है, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? तो पहला ऑप्शन इसने क्या बताया? आलोचनात्मक चेतना आ जाने से। हाँ यही आया है, बाकी देखते हैं आगे। जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है, जब वह तटस्थ होता है, जब वह वस्तुपरक होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक चेतना आ जाने से। अगला प्रश्न देखिए 38 का, आगे देखो, हाँ आ गया। वस्तु पर ज्ञान होता है, कल्पना पर आधारित, वस्तु पर आधारित, वस्तु को परखने वाला ज्ञान, वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान। देखो मैंने बताया था इसका आंसर अभी, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक तथ्यों पर जो आधारित ज्ञान होता है उसको बोलेंगे हम वस्तु परक। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा में मनीषी कहलाता है, तो कौन कहलाता है? बताया था ये भी, ज्ञानवान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, सचेतन। तो ये प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, ये प्रज्ञावान। अगला देखो, शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत, शाश्वत का पर्यायवाची सुन लो पहले। जो नहीं क्या होता है ये? जो सदा बना रहने वाला होता है, सदा बना रहने वाला। तो इसका हो जाएगा नश्वर, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नश्वर का मतलब होता है शीघ्र ही नष्ट होने वाला, या मतलब जो है नष्ट होने वाला, ठीक है ना। मृत्यु तो हो जाएगा जीवन का, अमर हो जाएगा मरण का, और अक्षर ये निरक्षर, ये हो जाएगा इसमें। तो विलोम हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेताओं से किस प्रकार अलग हैं? तो इसने क्या बताया? देखो, वह वस्तुपरकता पर जोर देते हैं, वह तटस्थता पर जोर देते हैं, शाश्वत मूल्यों पर जोर देते हैं, वह बौद्धिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, वस्तुपरकता पर जो है जोर देते हैं वो, यानी कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित जो होती हैं चीज़ें उन पर उनका जोर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? तो कब होती है भाई? जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है। हाँ ये भी है, बाकी आगे देखते हैं इससे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तो। जब ज्ञान का आलोक प्राप्त होता है, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित होता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई,
संवाहक शब्द का अर्थ क्या है? संवाहक बताया था मैंने। तो संवाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, ठीक है ना, लाने वाला, बहने वाला। वैसे ये, हाँ, इसमें संवाहक ले जाने वाला होता है, ले जाने वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई क्या है। चराचर का आशय क्या है? चराचर का आशय चरने वाला और नहीं चरने वाला, चलने वाला और नहीं चलने वाला, सजीव और निर्जीव, उपयुक्त सभी। तो चरना, चरना का मतलब यहाँ पशुओं का चरना नहीं है, कि चारा चरना, वो नहीं है। चरने का मतलब है यहाँ घूमना, ठीक है ना। चरने का मतलब घूमना या चलना होता है, ठीक है। चर धातु से बना ये चर, चर का मतलब होता है चलना। तो ये पॉइंट है इसमें। आगे देखते हैं, चलने और वाला और नहीं चलने वाला, ये वही बात आ गई, ये भी सही है। सजीव और निर्जीव, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट इसके स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्यायवाची चुनिए। अब बताया था मैंने अभी। तो प्रज्ञा क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका। ज्ञान, सत्य और समझदारी ये भी नहीं होंगे। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और ये वास्तव में प्रज्ञा बोली जाएगी भाई, प्रज्ञा, न कि प्रज्ञा। क्योंकि ज्ञ किससे बना है? ये जय, ये बना है जय और प्लस ये से, ठीक है ना, ये से। तो ये जय बोला जाता है सही रूप से। कुछ साथियों को जो है ना कुछ अटपटा लग रहा होगी, क्या बोल रहे हो सर, ये सही मायने में प्रज्ञा है, न कि प्रज्ञा। तो इसका ऑप्शन नंबर 45 का 1 हो जाएगा। वनवासी शब्द में समास कौन सा है? बहुत ही गजब के प्रश्न दे रखे हैं भाई। तो वनवासी शब्द में जो है समास कौन सा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारी है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, और विग्रह क्या हो जाएगा? वन का वासी, वन का वासी। अब ये होता वनवास, वनवास होता तो होता वन में वास, वो होता अधिकरण तत्पुरुष समास में, और ये है संबंध तत्पुरुष समास में बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ रटंत प्रणाली का दोस्तों कोई काम नहीं है, एक एक शब्द की चीरफाड़ की जाएगी। आगे देखो, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? उच्चारण स्थान से पूछा गया। उच्चारण स्थान का मैंने इतनी गजब की ट्रिक बता रखी है, 2 बार वो वीडियो देख लो, एक बार भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। ये कोई गारंटी देता नहीं है, लेकिन हम देते हैं भाई। उच्चारण स्थान की व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना। तो देखो, दंतव्य वर्ण की सूत्र बना रखे मैंने 4 या 5 सूत्रों में जो ना पूरा उच्चारण स्थान कंप्लीट है। सिर्फ आपको 5 लाइन याद करनी है। तो दंतव्य, दंतव्य जो दांतों से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उनका सूत्र बताया था मैंने, सतला, सतला। से रे वाला से, तय से तय वर्ग कंप्लीट, और ला से ले और लरी, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो क्या है, तो इसमें दंतव्य वर्ण है कौन सा? ये रहा तय, ठीक है ना। ट हो जाएगा मूर्धा, च हो जाएगा तालु, और ऊ हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द कौन सा है? तो देखो पहले वो शब्द कौन सा है? वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। तो इसमें पहले हो जाएगा वक्र, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वह, और फिर आएगा कयादा, ठीक है ना, और फिर आएगा रे, वक्र। नहीं भाई, ये नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3 होगा ये वाला, क्योंकि रे बाद में आता है, क पहले आता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? वक्त, वक्त हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका कौन सा? आधा क और रे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे पे कौन सा होगा? तीसरे पे हो जाएगा आपका वे रे के, हाँ ये वाला वर्ग, और चौथे पे फिर वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो आंसर है वो वक्त हो जाएगा।
आगे देखो, एक प्रश्न आता है ये शब्दकोश वाला, पढ़ के जाना भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कोयल, कपाट, ऊंट और काठ। तो तत्सम शब्द है आपका कपाट। कौन सा हो जाएगा? कपाट। कपाट का हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़, दरवाजा इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। कोयल का हो जाएगा पिक, ऊंट का हो जाएगा ऊष्टर और काठ का हो जाएगा काष्ठ। ये इन तीनों के तत्सम हो जाएंगे, लेकिन जो कपाट हो जाएगा किवाड़। कपाट इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये तत्सम है। आगे देखो, अकिंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन, तो इसका मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो निर्धन हो तो इसका हो जाएगा दरिद्र, जो कुछ नहीं करता हो इसका हो जाएगा निठल्ला, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा इसका। निजतव संज्ञा शब्द है, तो निजतव में कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो निजतव में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। और ये बनी है किससे? सर्वनाम से बनी है, सर्वनाम से बनी है ये। संयुक्त व्यंजन क्ष की ध्वनियां हैं, तो कौन सी हैं? किससे बना ये क्ष? तो ये बना है क और से, ठीक है ना, प वाले से। तो कौन सी है? देखो, क ए से, यही है। इसमें और कौन सा भी से नहीं है, ये तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो चारों जो संयुक्त व्यंजन है आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे त्र बना है त और रे से, ठीक है ना। और ग, जो जय था मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले, ये बना है जय और ये से, ठीक है। और श्रेय जो बना है श्रेय वाला ये, एक मिनट और कहाँ गए भाई अब? हाँ, ये वाला था। और श्रेय जो बना है ये बना है शय और रे से, ठीक है ना। इनका आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद कौन सा है? नि प्लस भय, नि प्लस रभय, नि ही प्लस भय और नृ प्लस भय। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। और ये विसर्ग संधि की श्रेणी में चला जाएगा, विसर्ग संधि की श्रेणी में, ठीक है ना। विसर्ग के बाद नियम कौन सा हुआ कि विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण आता है तो उसका रे बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो कौन सा है? आगामी गलत है, गलत। केंद्रीय गलत, अधीन ठीक है, और दीक्षा गलत। आगामी नहीं होता, आगामी होता है ये। केंद्रीय में जो द है इसको बड़ी मात्रा हो जाएगी, दीक्षा में भी द को बड़ी मात्रा हो जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ठीक है इसका। केर बेर का संग होना, देखो भाई, दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात, दयावान व निष्ठुर का साथ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, उनकी दोस्ती होना। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, आना, इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, गलत है, अकर्मक है इसमें। जाना, ये भी अकर्मक क्रिया है। मरना, ये भी अकर्मक क्रिया है। कुछ एक जो क्रियाएं हैं वो परमानेंट जो है अकर्मक है, जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना, उदास होना, खुश होना, ठीक है ना, छींकना, खांसना, आना जाना, उठना बैठना, तैरना, उड़ना, ये सभी स्थायी रूप से अकर्मक क्रियाएं हैं। अब लेना, ये है, ये सकर्मक क्रिया है, कि जैसे मोहन पुस्तक ले रहा है,
कुछ न कुछ तो वो ले रहा ना, इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म हो गई, इसलिए सकर्मक क्रिया है लेना। आई बात समझ में? ठीक है सर, आगे चलो। चलो भाई आगे देखिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कई बार पूछा गया है। नहीं है पूछा है, मनमथ है। मनमथ है इसका कामदेव का पर्यायवाची। मनोज भी है। मनोज में संधि कौन सी है? मन है प्लस जय, और विसर्ग संधि हो जाएगी। और आगे देखो अनंग, अनंग भी है इसका कामदेव का। मरीचि ये नहीं है। मरीचि होता है किरण का पर्यायवाची। किरण, किरण, मयूख, ठीक है ना, मरीच, ये सारी किरण के पर्यायवाची हैं। ये मरीच ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पराया, अपना, जागरण और सभ्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखिए क्या है। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं पाप, त्रुटि, अपराध और द्रोह। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। त्रुटि बोलते हैं इसको। भाषा से संबंध कोई भी गलती हो जाए लिखते समय, बोलते समय, तो उसको त्रुटि कहेंगे, ठीक है ना। अपराध होता है कानूनी रूप से कोई गलती हो जाए, उसको बोलेंगे। और पाप कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से कोई गलती हो जाए। द्रोह, देश के प्रति कोई इस प्रकार की गलत भावना रखने वाला, वो कहलाएगा द्रोह, ठीक है ना। विद्रोह इसको बोलते हैं हम। विद्रोही विद्रोह से बना है। तो मैंने चारों आपको बता दिए हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा है भाई? साय, साय तो सांझ हो जाएगा इसका तद्भव। ये तो तत्सम है। ग्रह का घर हो जाएगा, ये भी ग्रह भी तत्सम है। चंचू तत्सम है, इसका चोंच हो जाएगा। सुर जो है वो तद्भव शब्द है। सुर इसका देवता हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे आपके हिंदी के। उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ तो यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश की है कि एक प्रश्न में मैंने 4 प्रश्न बताए आपको। 4 प्रश्न बना के उनके आंसर बताए हैं। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना क्लास को। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नए मॉडल पेपर या फिर किसी PYQ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।